चलिए जी, प्रारंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य तावद् अन्तिमः विसर्गसन्धेः पाठः वर्तते। अथ च सन्धीनामपि अयम् अन्तिमः पाठः। अन्तिमे पाठे भवान् अद्य पठिष्यति सूचिलोपे चेत् पात् पूर्णम् इति सूत्रम्। मित्रों, कल जो परीक्षा आप लोगों ने दी है उसके लिए आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें यह जरूरी नहीं कि आपने कितने अंक पाए या क्या किया। सबसे जरूरी बात, आपने उस प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ करके अच्छे से उत्तर दिया, और उसको करने से आपको एक ऊर्जा मिलेगी कि अरे वाह, कि हमने हल संधि का यह प्रश्न पत्र हल किया। हमने जैसा कि बताया उसमें कोशिश की थी कि संपूर्ण हल संधि का समावेश हो, और इस प्रकार के प्रश्न रखे थे कि जो आपने समझा है, जिस तरीके से आपको समझाया है हल संधि की समझ क्या होती है, इस प्रकार के प्रश्न रखे थे उसमें। तो नंबर के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, किसी के 15, 10 या फिर 25 या 20 जो भी आए हों, ठीक है। अपने ज्ञान का स्तर धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, क्योंकि प्रश्न करण एक कौशल होता है। प्रश्न पूछने वाले पर यह डिपेंड करता है वो किस तरीके के प्रश्न पूछ रहा है। तो यह एक सामान्य ज्ञान का आकलन है बस प्रश्न तो। बाकी तो अब आप विद्वान तो हो ही गए हो। जैसा कि मैंने कहा था कि संधि भर तक आपको प्रतीक्षा करनी है, और आज संधि का आप अंतिम पाठ पढ़ रहे हैं, मतलब आप विद्वान हो गए हो। क्लियरली आप विद्वान हो। आज मैं कुछ एक ऐसी आप लोगों के सामने एक चीज दिखाऊंगा, आप टेस्टिंग करोगे उसे खुद, और आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे अंदर अब 3 महीने बाद बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। तो आपको इससे निश्चित ही यह संस्कृत की समझ भी बढ़ेगी, और हम एक जिस मिशन को लेकर के चल रहे हैं उसमें से आप में से बहुत सारे लोग उससे ज्ञात नहीं है कि हमारा क्या मिशन है। तो अपने उस मिशन की भी चर्चा करेंगे आज हम पाठ के अंतिम में। और आज हम इस संधि का अंतिम पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। भाई तो सूर्यकांत जी। जी आचार्य जी, प्रणाम। चलिए करें प्रारंभ। हाँ हाँ, मनीष जी। हाँ हाँ, ठीक है। बैखरी जी, बैखरी जी सुन पा रही हैं? सुमित जी प्लीज ओपन वीडियो। हाँ हाँ, ठीक है। ओके ओके सुमित जी। चलिए अब हम आरंभ करते हैं। तो विसर्ग संधि में लोप की ही कंडीशन थोड़ा ज्यादा है। आज हम उस अंतिम को पढ़ रहे हैं, और जो मैंने ये हेडिंग दे दे करके जहां लोप और जहां ओकार जो अलग अलग किया है, आप उस विषय को एक जगह इकट्ठा कर लेना अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। अब हमें तो चूंकि जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ कि लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ पढ़ाना है, तो इसमें जिस क्रम से सूत्रों का समावेश है उसी क्रम से हमने इसे रखा है ना। और आपके प्रक्रिया क्रम से तो खैर वैसे ही रखना ठीक है। सभी संपूर्ण लोप प्रकरण को एक जगह करना, इसको ये करना। चलिए, तो आज हम ये सूत्र समझ रहे हैं, सूची लोपे चेतपात पूर्ण में। सूत्र क्या करता है? सूत्र करता है कि सूत्र का अर्थ देखिए, स इत्यस्य ऐसा एक लिखा हुआ है आपकी किताब में। इसका अर्थ क्या है? तद इति शब्द संबंधी। मतलब मैंने आपको बताया कि तद शब्द का सह ऐसा रूप बनता है ना जी। सह तौते तद शब्द के रूप बनते हैं। तो स इत्यस्य का मतलब है तद इति शब्द संबंधी।
जो नीले कलर में लिखा है वो ग्रंथ का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने उसे नीले कलर में लिखा है, उसकी व्याख्या है। तो तद इति शब्द संबंधे है सोर लोपा, ये सूत्र क्या करता है, सु का लोप करता है। सोर लोपा कब करता है, अच्छी अच के परे रहते हैं। तो यहां तक तो एक बात हो गई, ठीक है। ये सूत्र क्या करता है आपको समझ में आ गया होगा। तद शब्द का मतलब जो सह बनता है, सह जो एक बनता है तद शब्द का प्रथमा के एक वचन में, उसके सु का लोप करता है। कब, अची अच परे होना चाहिए, ध्यान रखना, अची अच परे जी हो। पर एक अद्भुत शर्त है इसकी, वो शर्त आपको ये जानना बहुत आवश्यक है। वो शर्त क्या है, कहा शर्त ये है कि पादश्चेद लोप, पादश्चेद लोपे सत्यव पूर्तेता, अर्थात ये जो सु का लोप उसी कंडीशन में करेगा जब लोप करने से पाद की पूर्ति होएगी। तो लोप करने पर पाद पूर्ण होता हो तभी लोप करेगा। इसी बात को हमने ये कोष्टक में लिख दिया है, लास्ट वाली बात को थोड़ा समझाने के लिए। क्या मतलब निकला कि यदि बिनापि लोपम पाद पूर्ति संभवा तदा लोपो न भवति, अर्थात लोप उसी कंडीशन पर होगा, ये वाला इसकी कंडीशन बड़ी अद्भुत है, ध्यान रखना, कि लोप करने से पाद की पूर्ति हो तब तो लोप होगा। मतलब जो तद का सह, सह के मतलब जो तद है उसके सु का लोप तभी होगा जब लोप करने से पाद की पूर्ति हो रही हो। तो और यदि बिनापि लोपम पाद पूर्ति संभवा, बिना लोप के पाद पूर्ति संभव है, तथा लोपो न भवति, फिर लोप आपको नहीं करना है। ये भाव निकला इसका बात, ठीक है ना। ये कोष्टक में इसलिए दिया गया है। जी तो अब हमें क्या इसमें सिलसिलेवार तरीके से समझना है। ऊपर वाली स्थिति तो क्लियर है कि तद शब्द का जो स मतलब जो सह के आगे जो सूर होता है ना, सह तौते में जी सह, जो सु का जो विसर्ग बन गया है बाद में, उसके सकार का लोप हो जाना है। कब है, ये तो हमें क्लियर हो गया कि सु का लोप हो अच परे रहते। एक क्या चीज समझनी है जो नए लोगों को यहाँ परेशान करती है, छात्रों को प्रायः, वो ये है कि पादश्चेद लोपे सत्यव पूर्तेता, ये वाली बात छात्रों को परेशान करती है। तो इससे हमने कायदे से यहाँ पर समझाया है। आपको यह पता होना चाहिए कि पाद किसे कहते हैं, है ना। पाद वैसे चरणों का वाची है, पैर जिसे आप कहते हैं, जी संस्कृत में पैर का वाची है। तो पैर तो आदमी के 2 होते हैं, लेकिन मनुष्यों के 4 होते हैं। तो इसलिए पाद शब्द से सर्वत्र 4 का ग्रहण किया जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, एक ऐसा श्लोक है ये कि सई सदा सर थीरा महा सई स राजा युधिष्ठिरः सई स कर्णो महादानी सई स भीमो महाबलः। यह एक श्लोक है, हर एक श्लोक में आपको इसी तरीके का यह मिलेगा। तो इसमें कैसे है, तो सई सदा सरथी राम इति प्रथमः पादः, और सई स राजा युधिष्ठिरः ये द्वितीयः पादः, और सई स कर्णो महादानी तृतीय, और सई स भीमो महाबलः चतुर्थ। ये 4 पाद होते हैं, जी ठीक है। ऐसे ही हर एक श्लोक में होते हैं, आप ये मत समझना। कहीं कहीं पर क्या होता है, जो 4 लाइन का जो छंद होता है, जैसे शिखरिणी छंद है जी महिम, जैसे वो वाला एक बोलते हैं, पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला, ये प्रथम पाद हुआ है। तो पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला, जी ये क्या है, प्रथम पाद। ऐसे ही उस श्लोक में भी शिखरिणी में 4 पाद होते हैं, ठीक है। जी हाँ, और उसका अंतिम पाद कुपुत्रो जायेता क्वचित पिकुमाता न भवति, ये उसका चौथा पाद है। मैंने आपका प्रथम पाद बोला, चतुर्थ पाद बोला, यह के समझाने के लिए कि हाँ पादों की ये संख्या को, पाद आपको कैसे गिनना है उसका एक तरीका है? जी तो अब जैसे आपने पाद समझा,
ऐसे ही पादों में जो अक्षर हैं वो भी फिक्स होते हैं। जब आप छंद पढ़ते हो तो छंद में इतने मात्रा, कुछ मात्रिक छंद है, कुछ कुछ वर्णिक छंद है, तो उनमें जो अक्षरों की संख्या है वो फिक्स होती है कि जी इतने होंगे। तो जैसे यह जो सईस दासरथी रामः नाम का आप ये देख रहे हो, इसमें अनुष्ठुप पथ्यावक्त्र छंद है, मतलब अनुष्ठुप छंद है, उसी का एक भेद विशेष है वह। तो यहाँ पर क्या होता है कि सईस दासरथी रामा, कितने अक्षर हैं उसको गिनने के लिए देखो तरीका है कि सई एक हमने लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए, उसके आगे श मतलब 2 अक्षर, ता 3, स 4, र 5, थी 6 और रा 7 और म 8, मतलब एक अनुष्टुप छंद में है ना क्या होते हैं, जी सामान्यतः 8 अक्षर होते हैं। तो 8 अक्षरों से मिलकर के एक पाद बनता है। ऐसे ही 8 यदि 4 जगह हो गए तो 8 चौक 32, मतलब 32 अक्षर। गिनने का तरीका क्या है कि जहां स्वर है, मतलब जो स्वर आप समझते हैं वही आपको वही गिनना है। जी ठीक है, इसलिए हमने देखो इस प्रकार का गिन रखा है। तो आप इस बात को भली भांति समझ गए हैं कि आज देखो कुछ साहित्य का विषय भी आ रहा है साहित्य के लोगों के लिए है। तो अब आपने समझा कि इसमें 8 अक्षर होते हैं, मतलब एक पाद में 8 अक्षर। तो 8 अक्षर होने से पाद पूर्ति होती है। ठीक है, जी यदि 9 हो जाएंगे तो एक अधिक हो जाएगा, और 7 रह जाएंगे तो कम हो जाएगा। जी, ये इस पर्टिकुलर छंद के लिए। हाँ हाँ हाँ। जी अब हर एक छंद का नियम अलग है। जैसे अनुष्टुप का तो 8 है, जी 8 पूरे हैं तो इसका मतलब पाद पूर्ति ओके क्लियर है एकदम है। हाँ, तो आपने पाद समझा और अनुष्टुप छंद का ये कितना अक्षर होते हैं उसमें ये समझा। आइए जी अब हम लौकिक छंद को समझने के बाद वैदिक छंद की तरफ मुड़ते हैं। एक वैदिक छंद है, इसमें जो उदाहरण दिया है कि जगती नाम का वैदिक छंद है। आपकी जो पुस्तक में जो इसका उदाहरण दे रखा है वो सबसे पहले नंबर पर यही दिया है, सेमा विद्धि प्रवृत्तिम। लेकिन यह आधा श्लोक, यह पूरा नहीं है, हमें इसे पूरा करना होगा, इसलिए हमने नीले अक्षरों में उसे आगे लिखा है, सेमा विद्धि प्रवृत्तिम या ईशे। मित्रों यह जगती छंद है। जैसे आपने अनुष्टुप छंद के विषय में जाना था कि इसमें 8 अक्षर होते हैं एक पाद में, इसी तरीके से जगती छंद में या वैदिक छंद है, इसमें 12 अक्षर होते हैं। ये मंत्र कहाँ का है? ये मंत्र आपके ऋग्वेद का है। नीचे देखो हमने रेफरेंस दिया हुआ है, ये ऋग्वेद का दूसरे मंडल का 24वें सूक्त का पहला श्लोक है, ढूंढ लीजिएगा वहां मिल जाएगा आपको। ये रेफरेंस हमने भैमी व्याख्या के आधार पर दिया है। तो यह जगती छंद का क्या नियम है कि उसमें 12 अक्षर होते हैं। देखो गिनने का तरीका है, आप देखिए गिनिएगा एक बार से, एक से मा म विद्धि, तो विद्धि में देखो वो थे ना संयुक्त अक्षर, पर एक ही अच्छे है तो हमने एक ही उसमें गिना है, तो 5 हो गए। प्रवृत्तिम 6, 7, 8, 9 और ईश शे तक 12 हो गए। ठीक है, तो इसमें 12 अक्षर होते हैं। ठीक है, अच्छा यदि देखो अब हम देखो, ये बात आप समझ गए होंगे ढंग से। अब देखो सबसे पहले यहीं पर ले लें, इसी वैदिक छंद का उदाहरण उन्होंने पहले दिया है, तो इस पहले छंद को ले लेते हैं कि सस इमाम विद्धि प्रवृत्ति। तो सस में देखो क्या चीज है, थोड़ा समझिएगा, ये सह है वस्तुतः, सह तौते का सह मतलब तद शब्द का रूप है। ओके जी तद शब्द का रूप है। तो ये बाद में जो रेड वाला सा दिख रहा है ये विभक्ति वाला सा है, जिसके लिए ये कह रहा है कि सोर लोपा, किसके सो का लोपा, सह इत्यस्य, मतलब तद शब्द संबंधी जो स है उसका लोप कर देना चाहिए। पर कब? कि जब लोप करने से पाद की पूर्ति होती हो तो, है ना, पादश्चेद सत्य व पूर्तेत, लोपे पूर्ति के लोप करने से पाद की पूर्ति होती हो तभी। बात आई ना समझ में? तो आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बिना लोप के पाद की पूर्ति हो रही है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। सुमित जी ध्यान दीजिएगा,
क्योंकि हमें ये वाली संधि कब करनी है, जब पाद की पूर्ति होने में दिक्कत आ रही हो। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर अक्षरों को गिनना है। तो क्या हो जाएगा, 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 अक्षर हो जाएंगे यदि हम सकार का लोप नहीं करेंगे। तो एक बार फिर से देखो, मैं आपको बताऊं, ये हलंत सा को तो नहीं गिनना है, आपको ये ध्यान रखिए जी। अब आपको इसमें अचों की मात्रा गिननी है सिर्फ। तो इधर देखिए, सस में एक ही मात्रा हुई वन, और इमाम इधर गिनिए, इमाम ई है ना, ये जो मतलब 2, अब आगे गिनते जाइए माँ का, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जी। मतलब 13 अक्षर हो जाएंगे। ठीक है, क्या जी। कितने अक्षर हो जाएंगे, 13। अच्छा, तो मतलब अच्छा, यदि संधि कर ली जाए तो, मतलब ये वाली संधि नहीं, सोच लो पे चेतपात पूर्णम वाली, यदि पुरानी संधि कोई कर ली जाए तो, जैसे पुरानी संधि कौन प्राप्त है यहाँ पर, सस इमाम क्या हो सकता है भाई, ससुरु से रू हो जाएगा, हाँ, और भो भगो अघो पूर्व से से रू को य हो जाएगा। ठीक है, और यकार का देखो सब एकदम गणित याद रखिए, क्योंकि अकार पूर्व में है तो भो भगो अघो पूर्व से लगेगा, और अस परे है। ठीक है, जी। हाँ, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, अब मैं जो बता रहा हूँ ये बात मैंने लिखी नहीं है, ये कुछ बोलने के लिए छोड़ दी थी। ठीक है क्योंकि जी। आप इसे जानते हो, इससे परिचित हो, इसलिए। तो अब हम यहाँ कर भो भगो अघो अपूर्व श्रेयोसी लगा दें, पिछली वाली संधि करें, तो स, और जो मतलब जो सु का जो स है रेड में जो दिखाई दे रहा है, इसको र होगा और यह हो जाएगा स य इमाम, तो वहां पर अच परे है, तो अस परे है, तो वैकल्पिक लोप होगा, लोप साकल्य से यकार का। तो जी। एक बार यदि लोप नहीं होगा तो सही माम बनेगा यकार का, और एक बार यदि लोप हो गया तो स इमाम यही बनेगा, क्योंकि वहां पर लोप करने पर संधि नहीं होती है, जी। जी। आपने उसमें पढ़ा था। तो स इमाम विद्धि प्रवृत्ति, तो कहने का मतलब है, हमने उस तरीके से भी देख लिया, एक अक्षर ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये 13 अक्षर हो जाएंगे, स इमाम विद्धि प्रवृत्ति है, यदि पिछली कोई संधि करते हैं तो इसका मतलब क्या करें, सोच लो पे चेतपात पूर्णम के करने से ये तद सद संबंधी, मतलब सह का स है ये, इसके सकार का क्या हो जाए, यदि लोप हो जाए कदाचित, इस वाले सा का यदि कदाचित लोप हो जाए तो बात बन सकती है। जी। क्योंकि इस वाले सा का लोप हो जाए तो अंतर क्या पड़ेगा कि ये वाला स चला गया, तो अब स्थिति बनी आपकी ये वाली स इमाम विद्धि प्रवृत्तिम यही से। ठीक है, जी। ये वाली कंडीशन बनेगी, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भो भगो अघो पूर्व योसी से रू को यह होता है, और उस यकार का लोप साकल्य से लोप होता है, या फिर हली सर्वे शाम से लोप हो, या तो अच के परे रहते हमेशा लोपा साकल्य से ही लोप होगा। तो लोपा साकल्य तो त्रिपादी सूत्र था, वो त्रिपादी सूत्र असिद्ध हो जाता था आद गुणा की दृष्टि में। जी। लेकिन यहाँ पर जो लोप कर रहा है वो सोच लो पे चित्पात पूर्णम कर रहा है, जो कि सपादी सूत्र है। तो इसके द्वारा किया गया जो स का लोप है वो असिद्ध नहीं होगा। असिद्ध नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे, यहां पर गुण संधि हो जाएगी, स इमाम, और स के अ में और ई में गुण कर देना तो बन जाएगा सेमाम। जी। और जब ये सेमाम बन जा रहा है, सेमाम विद्धि प्रवृत्तिम या ईस से, तो हमारे पूरे 12 अक्षर हो जा रहे हैं, नहीं तो 13 हो जाते, एक ज्यादा हो जाता। तो इसलिए जी। हमें अब क्या करना है, पाद की पूर्ति हो रही है ना, हमारा पाद इस छंद का सही बन जा रहा है, मतलब 12 ही अक्षर होते हैं जगती छंद में। जी। तो इसलिए इसका मतलब यह है कि हम सोच लोपे जेतपात पूर्णम करेंगे। तो जी। सोच लोपे जेतपात पूर्णम के लिए दो बात बस याद रखना आप लोग, एक तो वो सह, मतलब तद शब्द संबंधी सु का स होना चाहिए विभक्ति का। ठीक है, जी। और
उसके बाद अच परे हो, सेकंड बात ये ध्यान रखना, और पाद की पूर्ति होती हो, इस बात को तो बहुत ही याद रखना है। ठीक है, ये जी। 3 बात बस आपको याद रखनी है 2 की बजाय, तो ये काम करेगा पूरा का पूरा। तो चलो वैदिक छंद में उदाहरण दे करके अब लौकिक छंद में आ गई। लौकिक छंद में देखिए, लौकिक छंद में देखो यही स्थिति है, स ए स, वो सस ए सदासरथी राम, मतलब ये स है, वो सस का मतलब वो सु का स है वो, ठीक है ना, सस ए सदासरथी रामा। अच्छा, यहाँ पर यदि ये वाला सोच लो पे चेत पूर्णम नहीं करें, यदि वही संधि कर ली जाए तो क्या होगी, उसमें से वही होगी भो भगो पूर्वसी, मतलब पहले तो ससुरु से सा को रा हो जाएगा, उस रा को या हो जाएगा, और उस या का लोप वैकल्पिक होगा। वैकल्पिक लोप होगा तो एक तो रूप बनेगा स ए सदासरथी रामा जी, और दूसरा सही सदासरथी रामा, मतलब या में सये सदासरथी रामा, मतलब याकार में एक ही मात्रा लग जाएगी। उन दोनों रूपों को आप जानते हो, पिछले कई बार अभ्यास करा दिया है आपको। ठीक है जी, तो मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, तो ऐसा करने से देखो इस सा को तो गिनना नहीं है तो हलंत है, पर इसमें एक मात्रा गिनो, एक, और ए सदासरथी रामा में गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो जा रही। छंद का नियम क्या है, छंद का नियम ये है कि इसमें 8 ही होते हैं अनुष्टुप में। ठीक है, जी, अनुष्टुप में क्या होते हैं, 8 ही होते हैं। और इसका मतलब क्या निकला कि यदि हम सूचलोपे चेतपाद पूर्णम कर दें तो पाद की पूर्ति हो जाएगी, नहीं तो एक ज्यादा हो जाएगा। तो अब जी, हमें वो करना पड़ेगा, है ना, यही चेक करना होता है बस इसमें। तो अब हमने कर दिया, अब हमने सु के सा का लोप कर दिया तो स्थिति बनेगी स ए सदासरथी राम, और क्या कर लिया आपने, इसमें वृद्धि कर लिया, है ना, तो सही सदासरथी राम बन जाएगा। ऐसे ही सब जगह बना हुआ है, सही सदासरथी रामा, सही से राजा युधिष्ठिरा, सही से कर्णो महादानी, सही से भीमो महाबला। ठीक है, जी, तो एक बार ये वाला आप समझ गए होंगे, आगे ये वाला थोड़ा इमेज और देखिए। हे कृष्ण, इसको लिखना कैसे है, वो लेखन का तरीका ये है कि सस इमाम विद्धि प्रवृत्तिम, पूरा नहीं दिया है हमने, तुम्हें पूरा प्रस्तुत किया है, वो पूरा समझ लेना, डॉट 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 आगे लिख के। इत्यत्र यदि सुलोप न क्रियेत तरी सस्य ऋत्वे और भो भगो इति यत्वे और लोपः साकल्य से इति यलोपे, यलोपस्य पूर्वत्रा सिद्ध रीत्या, मतलब पूर्वत्रा सिद्धम, इस रीति से वह सिद्ध हो जाता है। तो असिद्धत्वात् गुणाभाव दशायाम सस ए सदासरथी रामः, यहाँ पर उक्त रीत्या वृद्ध भाव दशायाम एकेन अधिकेन अक्षरेण पाद पूर्ति न भवत। ठीक है, जी, ये दिया अनुष्टुप छंदसी अष्टौ वर्णाः प्रतिपादितम अपेक्षन्ते, प्रतिपादम अपेक्षन्ते। अनुष्टुप छंद में 8 अक्षर होते हैं। ये वाली बात इनकी नीचे से संबंध रखना सही सदासरथी रामा से। ठीक है, जी, क्योंकि यहाँ पर सही से सेमाम विद्धि प्रवृत्ति में तो जगती छंद है, अनुष्टुप छंद वहां तो 12 अक्षर अपेक्षित होते हैं, अनुष्टुप में 8 अक्षर अपेक्षित होते हैं एक भाग में। तो जी, इसलिए वैसा यदि कर दोगे तो सेमाम विद्धि प्रवृत्ति बन जाएगा, वैसे ही शेष सही सदासरथी रामा भी बन जाएगा। पाद पूर्ति भवती, अत्र सोलोपा भवती, सु का लोप हो जाएगा। तो आप इसको रूप लेकर का देख लेना, सये सदासरथी रामा इत्यत्र पद्यस्य पाद पूर्त्यर्थम अचि परे सूचलोपे चेत्पाद पूर्णमिति सूत्रेण सह इत्यस्य सोरलोपे, तो स एस ऐसी स्थिति बन जाएगी और वृद्धि से वृद्धि करके सही सदासरथी रामा ऐसा वाक्य सिद्ध हो जाएगा। समझ गए ना? जी, तो ये चीज थी, आपने समझा इसको विसर्ग संधि में। अच्छा, तो जैसे आज आपने हल संधि के काफी सारे प्रश्नों को हल किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, वो करेंगे, मेरे पास उनका मैसेज आ गया है, वो लोग करेंगे उसको, उनको समय मिलने पर। हर किसी को समय का दिक्कत है ना, कभी आप लोग को भी कुछ बहुत सारे कार्यों में व्यापृत रहते हैं अपने अलग अलग, तो जब भी मौका मिले आप उसे अवश्य करिएगा, समय सबसे महान है। और जैसा कि सूर्यकांत जी ने कहा कि
वो ज्यादा नंबर कैसे ले आते हैं? तो उसका बस एक ही है कि मैं आपसे प्रश्न में वही पूछता हूं जो आपको पढ़ाता हूं। आपने उनको ध्यान से सुना है, मैंने एक भी चीज ऐसी नहीं पूछी है जो नहीं पढ़ाई है। मैं वही चीजें पूछता हूं जो आपको पढ़ाता हूं, और हालांकि ये जरूर होता है उसमें बहुत सारी चीज छोड़ देता हूं, क्योंकि हमें पूछने की एक लिमिट है। फिर भी हमारा ये रहता है कि आपको पढ़ाई हुई हर एक चीज प्रक्रिया से लेकर के कि पूरी प्रक्रिया कैसे करनी है, वो भी इसमें इंक्लूड रहती है। तो और आपको विसर्ग संधि में कैसे प्रश्न मिल सकते हैं? विसर्ग संधि का हम लगभग 2 दिन बाद आपको बनाएंगे, इसका भी है। अभी तो आप इसका पूरा कीजिए, जब तक 2 दिन बाद हम आपको विसर्ग संधि का भी देंगे। वो प्रश्न पत्र कैसा होगा आपको फिर दिखा देते हैं, अपने दिमाग को फिर आप खुला रखिएगा। तो वो किस प्रकार का होगा प्रश्न पत्र, लगभग कुछ ऐसा होगा, आप देखिए। ऐसा होगा का मतलब यही नहीं होगा, आप ये ना समझें। विष्णु स्त्राता इति पदस्य संधिविच्छेदो अस्ति, कर सकते हैं विष्णु स्त्राता कर सकते हैं, या विष्णु त्राता, ऐसा है विष्णु त्राता ये होगा। इसका क्या होगा? ख। और ससुरुति सूत्रेण भवति, क्या होता है सूत्र से? रू होता है। रू होता है ना? हाँ बिल्कुल। और मतलब बताने से कैसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। फिर है ये शिवोर्च इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। तो शिवोर्च का संधि विच्छेद क्या है इनमें से? शिव जमा चारे ख। शवस अर्च। एक घ होगा ना, है ना, शिवस अर्च जी। और रेफस्य लोपो भवति कब होता है? रेफे परे, रेफे परे। जी जी। रोरी सूत्र रोरी के, है ना। जी। आगे वाले पेज पे देखो, का मनोरथ इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। मनसरथ। मनसरथ। इन्होंने तो बहुत छोटे छोटे पूछे हैं, लेकिन हमारे कुछ इससे तगड़े हो सकते हैं। विप्रतिषेधे कार्यम स्यात्, विप्रतिषेध होने पर कौन सा कार्य होता है? पर। परम कार्यम स्यात्। तो इस प्रकार के कुछ आपसे पूछे जाएंगे, और भी मैं और किस तरीके के पूछ सकता हूं आपसे, उसका भी आप थोड़ा ध्यान रखें कि हम एक आपको एक दिखाने वाले, है ना, उसके अनुसार आप देखिएगा उससे क्या है। अब आप लोग उस इमेज को थोड़ा ध्यान से देखें। आपने वो प्राय उनको उसको आप सब लोग जानते हैं, और उसमें से संधियों की आपको पहचान करनी है, ठीक है? आपको संधियों की पहचान करनी है। तो देखिए जी आचार्य जी, मैं एक बार म्यूट ऑल कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिएगा, ये लोग म्यूट नहीं हो रहे अलग से। ओके ओके। जी आचार्य जी, अनम्यूट कर लीजिए। ओके ओके। सभी लोगों को ये क्या है, एकात्मता मंत्र, ये सबको आता है ना, है ना? नहीं, ये पहले सुना होगा आपने, है? जी हाँ जी। संस्कृत भारती। बिल्कुल। आज हमने इसमें यह प्रयास किया है कि इसमें बहुत सारी जगह संधियां हैं जिन पर आप लोगों का न जाने ध्यान गया होगा या न गया होगा। तो थोड़ा ऐसे ध्यान से सुनेंगे कि कितनी संधियों को आप पकड़ पा रहे हैं इसमें से, ठीक है जी? तो इसमें कुछ विसर्ग संधि है और कुछ हल संधि भी है, और कहीं कहीं पर संधि मिल जाएगी। तो आज हम सबको आप लोगों के सामने से देखेंगे, ठीक है? सुमित जी ध्यान रखिएगा। अब साहित्यिकों की बारी है, अब हम साहित्य में प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है? यम वैदिकाः मंत्र दिशा पुराणा। तो मुझे बताइए, वैदिका के आगे विसर्ग होने चाहिए थे? हाँ विद्वान लोग सुन रहे हैं ना जी। तो यम वैदिकाः विसर्ग होने चाहिए थे। तो बताइए विसर्ग कहाँ चले गए? पूरी उसका पूर्व में दीर्घ हो जाता शायद, मेरे हिसाब से। ये तो वो थोड़ी ना है, आपको दिमाग लड़ाना है। कौन से संधि के दायरे में आ रहे हैं, किससे लोप हुआ है, वो सूत्र स्मरण आ रहा है क्या? हल भो भगवाघो अपूर्वस्य योऽस्ति द्वारा अत्र विसर्गस्य लोपाय। और आगे देखो, हस प्रत्याहार का वर्ण परे है, हली सर्वेशम। वो हली सर्वेशाम से लोप हो गया है।
ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि विसर्ग कहाँ भाग गए। आप अब आप संस्कृत पढ़ोगे तो ध्यान रखना वो विसर्ग कहाँ है। अब आपकी नजर होनी चाहिए इन सब चीजों पर। अच्छा, मंत्र दृशा पुराणा में विसर्ग क्यों हो गए? क्योंकि आगे क्या है, पवर्ग। तो प फ क ख इनके परे रहते विसर्ग हो सकता है, या फिर उपध्मानीय जुगामूली हो सकते हैं, अर्ध विसर्ग हो सकते हैं। जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर उपदमान्य भी रख सकते हैं ना? रख सकते हैं, बिल्कुल। मैं आपको वही दिखा रहा हूं कि आपको अब कार्य क्षेत्र में उतरना है, तो कार्य क्षेत्र में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए संधियों की। और मैं आपको विसर्ग संधि का जब मैं सोचा हूं पेपर बनाऊंगा, तो कुछ जगह गलत, मतलब वाक्यों में कुछ गलत प्रकार की संधियां करूंगा, आप उन्हें सही सही करें। ठीक है, तो आपको गलत को भी सही करना होगा कि आप उसे पकड़ेंगे। तो चलिए, ये तो आप समझ गए कि यहाँ पर क्या है। आगे फिर बढ़ते हैं। इंद्रम यमम मातरिस्वानमाहु। यम, इंद्रम यमम, यहाँ पर मोनुस्वारा वाली है, ठीक है जी। मातरिस्वानमाहु, मातरिस्वानम आहु, विसर्ग संधि, खर्वसाने विसर्जनी, अवसान पर इसलिए विसर्ग हो गया। और वेदांतिनो निर्वचनीयम एकम, तो यहाँ पर वेदांतिनो अनिर्वचनीय कौन सी हो गई है? उत्तम संधि। ठीक है, पूर्व रूप संधि। और यम ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति। ओके, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, सैवाह यमीसम, विसर्ग का भाग्य भाई, सैवाह के आगे से हली सर्वेशाम। यस, यही वाला, उसको पहले यह बनाना है और हली सर्वेशाम से लो। और शिव इत्यवोचन, ठीक है। यम वैष्णवाह, विष्णु, वैष्णव यहाँ पे भी वही है, विष्णु। अच्छा, यहाँ पर देखिए, विष्णु रीति, यहाँ क्या हो गया, विष्णु प्लस इति, क्या हुआ यहाँ पर बताइए? ऋतु संधि हो गई, विसर्ग को र। हाँ, विसर्ग को र का मतलब क्या है, सही प्रक्रिया समझिए। विष्णु स इति, और सकार को ससुरु से र हुआ, तो विष्णु र इति। अब इति आगे पूर्व में है उ और पर में है इति का अच, तो ना तो खर्वसार विसर्जने से विसर्ग हो सकता है, और पूर्व में आकार होने से आपका ना तो भो भगो अघो अपूर्व से योसी लग सकता है, ठीक है ना। अतोरो पुलताद पुलते या हसी से कोई नहीं लग सकता, तो र में ही रह जाएगा, तो विष्णु रीति बनेगा। हमने ऐसे ही आपको पीछे पढ़ाया है इसमें से। जी जी, आप उन प्रयोगों को भी याद रखें, उन स्लाइडों को द्वारा देखें, वीडियो को एक बार अवलोकन कर लें, तो विष्णु रीति तो बनती, ठीक है। बुद्धस तथा, बुद्धस तथा में कौन सूत्र लगाया? आप तो सूत्र पकड़िए विसर्ग संधि का। विसर्ग को ता हो गया सर। विसर्जनीयस्य सह। यस, सही सूत्र बोला है एकदम, विसर्जनीयस्य सह, क्योंकि आगे क्या है, खर परे, विसर्गों को सा हो गया। यहाँ पे तो र का लोप भी हो सकता था रोरी से। कहां पर, किस जगह रोरी लगा रहे हो भैया? तुम पहले सही नेटवर्क क्षेत्र में रहा करो, हर बार तुम्हारी पुरुषोत्तम की अच्छी आवाज आती है। चलो, लेफ्ट हो गए अब तो। अरहन्निति, अच्छा यहाँ पर बताइए, अरहन्निति, ये डबल नकार कैसे हो गया? ये हमने एक संधि में पूछा है आपसे। न पदांता टोर नाम। आगे इसका संधि विच्छेद करिए, अरहन्निति का। अरहन इति, अरहन इति क्या हो गया यहाँ पर? न पदांता टोर नाम। नहीं 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 नहीं, गमो ह्रस्वादचि गमुड़ नित्यम। यस, सही उत्तर, गमो ह्रस्वादचि गमुड़ नित्यम। क्या हो गया यहाँ पर? नुट, नुट आगम हो गया। वो सूत्र क्या करता है, ङ को ङुट, ण को नुट और ना को नुट। ह्रस्व से परे जो गम, तो तस्मिन में ई है, उससे परे नुम है, वो उससे परे नकार है, और उसको क्या कर लिया, ह्रस्व जो ई है उसको नुट कर दिया, तो तस्मिन नीति। जैसे तस्मिन नीति बनता है ना, ऐसे ही अरहन नीति। और इसका एक हमने उदाहरण पूछा भी था आपसे हल संधि में, याद करिए, क्या गमुडागम हुआ है वो, है ना, वो पूछा था आपसे, तस्मिन नद्रव पूछा था।
ठीक है ना। अर्हन् इति बौद्ध जैनाः सत श्री अकाले तिज सिख संतः। चलो आप इसका मतलब अब संधियां पकड़ने लग गए हो। शास्ते ते केचित कच्चित कुमारा स्वामी इति, स्वामी प्लस इति सवर्ण दीर्घ संधि। यस। मातेति माता इति पिता इति भक्त्या यम प्रार्थयन्ते जगदीशितारम। स देखो यहां पर देखिए स एक एव, नीचे चला गया, स एक एव देख रहे हैं ना। तो स एक एव में क्या हो गया, कहाँ भाग गया? विसर्ग का लोप हो गया। हाँ कैसे, किस प्रक्रिया द्वारा सोच हुआ ये? लोपे चेद पाद क्योंकि पूर्णम। तद के बाद वो है ना। अच्छा नहीं, है। लोपे चेद पाद पूर्णम नहीं हुआ है, वो तो पाद की पूर्ति होने पर ही होता है। नहीं तो सोच लोपे चेत पाद पूर्णम करता तो सही बन जाता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वाला सुलोपोरुक। हाँ 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 हाँ। तो ये तो पूर्व वाले उससे होगा। एतत् तदो सुलोपो अकोर्णय समास से हली। यस यस, ये तद तद शब्द के सु का लोप होता है, पर वो तो हल परे होता है, यहाँ पर वो भी नहीं करेगा। यत्व करके लोपशाकले से। यस वही वाला करिए, पहले क्या करिए, सु को मतलब ऐसा रहेगा स एक, और सु के सकार का सकार को सबसे पहले क्या करिए, सजु से र करिए, फिर आप उसे यकार करिएगा किससे, हो बघो अगो पूर्वस्य होसी, और यकार का लो, और अस के परे रहते तो स एक ऐसा बनेगा। ठीक है ना। अकोर नए समास से अली जो सूत्र है ना, वो इसलिए नहीं लगेगा, यहाँ हल परे नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। याद रखिएगा स एक। अच्छा एक के आगे भी विसर्ग नहीं है, आगे क्या है एव, वो वाला कहाँ चला गया, तो वो भी ऐसे ही लोप हो गया है। जैसे एक ऐसे ही एक एव, वो भी विसर्ग का लोप ऐसे ही हुआ है। प्रभु रद्वितीय। चलो बढ़िया, बहुत अच्छे, अपने शास्त्रों को आलोडन करें। अब आपको सभी शब्द आपके सम्मुख होंगे, जो चिपक जाते थे ना शब्द, संधि के कारण आपस में चिपके रहते थे समास के कारण, अब वो आपकी नजर में आ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो और अब हमने एक आपसे बात कही थी कि हम आपसे विसर्ग संधि पढ़ा लेंगे पूरी, तो इसे तो पक्की बात है, अब आप विद्वान बन गए हो, है ना। तो आपको सबसे पहले तो बधाइयां कि अब आपको संस्कृत की यह समझ हो गई। अब आप किताब पढ़ेंगे, आपको सब नजर आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है ना। जैसे अर्जुन को भगवान जी ने दिव्य दृष्टि दे दी थी, तो उनके भगवान के विराट स्वरूप का वो दर्शन कर पाए थे, ऐसे ही अब आप संस्कृत के विराट स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे कि कहाँ क्या क्या है अच्छे तरीके से, आपकी कृपा से गुरुजी। और सब प्रभु कृपा से हो रहा है। और हमारा बस एक ही उद्देश्य है मित्रों, हमारे मन में कुछ संकल्प है, इसलिए हम इस कार्य को कर रहे हैं। इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे, या आप लोगों से साक्षात संबंध रखने वाली बात है। हमने आपसे कहा था कि हम पढ़ाने का किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, हम एक लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, उस लक्ष्य में आपको सहयोग देना है। हमने कहा था कि जब हम आपको विसर्ग संधि पढ़ा लेंगे तो बस एक छोटी सी गुरुदक्षिणा आपसे मांगेंगे। उसका समय आ गया है, आज उस कार्यक्रम को आयोजित नहीं कर रहे हैं, कल उस संदर्भ में थोड़ी सी बात करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना होगा कि मैं आपको कुछ अपनी डायरी के 2-4 पेज भेजूंगा। सबसे पहले तो आप उन्हें पढ़ें, जिससे आप हमारे कुछ विचारों को समझ पाए। जब आप उन्हें पढ़ लेंगे तो उन्हें पढ़ करके कल क्लास में उपस्थित होइएगा। कल की जो क्लास है वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और हमारे लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल हम उसमें आपसे कुछ पढ़ाई पर तो चर्चा नहीं होगी, क्योंकि अजंत पुल्लिंग तो हम परसों से प्रारंभ करेंगे, और एक जो विशेष चर्चा होनी है, तो एक तो हमें आपसे कुछ गुरुदक्षिणा चाहिए। तो पहले हमारी डायरी पढ़िएगा, फिर आप समझें कि हम आपसे क्या गुरुदक्षिणा ले सकते हैं, तो उसकी चर्चा कल ही करेंगे फिर। अच्छा, और दूसरी क्या चीज की हमें आपसे अपेक्षा है, वो आप पहले सबसे पहले तो डायरी के कुछ पन्ने पढ़ेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। तो बाकी तो इस विषय पर जो बात है फिर वो कल ही करेंगे। तो कल भी आपको 7 बजे उपस्थित होना है। हम बहुत छोटी एक मीटिंग करेंगे आप लोगों के साथ में, है ना।
तो आप उसे समझिएगा, और आप यदि वह चीज हमें दे सकेंगे तो बहुत उपकार होगा संस्कृत जगत के लिए। तो आप प्रयत्न करें कि हाँ आप क्या कर सकते हैं। तो पहले उन उद्गारों को पढ़ेंगे आप। तो एक तो इस विषय में कहना था आपसे कि विसर्ग संधि वाच्यों के अब आप विद्वान तो बन चुके हो, संधि आपने पूरी कर ली, यही पढ़ा था बस, ठीक है। हाँ, और क्या कहें आप लोगों से, अब तो आप विद्वान हैं ही, है, सब लोग समझ लेते हैं। तो ठीक है, फिर कल बात करते हैं, आज की क्लोजिंग यही रखते हैं। अजंत पुल्लिंग प्रकरण के विषय में मुझे 2 शब्द कहने हैं, वो और सुन लीजिए। अब अजंत पुल्लिंग प्रकरण आप जो पढ़ने वाले हो, बहुत सारे छात्र और खुद हम भी बचपन में रूप रटा करते थे, समझे ना, बहुत सारे रूप रटा करते थे। कोई आदमी कितने रूप रट सकता है, कोई क्षमता सोचिए। लेकिन पाणिनि जी ने एक ऐसी परंपरा का विकसित की कि जिससे आपको रूप नहीं रटनी। यदि आप चाहते हो कि आपको रूप रटने से निजात मिले तो आप अजंत पुल्लिंग प्रकरण जरूर पढ़ें। आपको रटना नहीं है, आप रूपों के निर्माता बनना है। उस प्रकरण को हम कैसे पढ़ाएं, उसके लिए हमने विविध उपाय सोचे। पाणिनि के अतिरिक्त भी और बहुत सारे उपाय सोचे, लेकिन हमें लगा कि पाणिनि जी का ये पंथा सबसे अच्छा है। हमने एक वर्ष से लगातार इस बात पर काम किया कि अजंत पुल्लिंग जैसे प्रकरणों को, जहां इतने सारे शब्द रूप होते हैं, इसको सरलता से कैसे प्रस्तुत किया जाए, इसको बहुत मंथन किया। तो अब हमने विचार किया है कि आप लोगों को किस तरीके से उस प्रकरण को पढ़ाना है। आप लोग चाहते हो कि नहीं मुझे ज्यादा रटा नहीं जाता, मुझे भूल जाता है, तो आप क्या करें, उन रूपों के रटने की बजाय थोड़े से कुछ नियम याद कर लेना पाणिनि जी के, बस उससे ही काम चल जाएगा। तो ये अजंत पुल्लिंग प्रकरण पर ये होगा। और आपने जो प्रश्न का उत्तर दिए और जो बच गए उसको भी आप जल्दी से जल्दी दे दें उन प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि जिससे हम विसर्ग संधि का भी प्रारंभ कर पाएंगे। तो कल का जो कार्यक्रम होगा, ठीक है, तो आप लोगों के साथ एक मीटिंग होगी बाकायदा, और गुरुदक्षिणा कार्यक्रम आप उसे कह सकते हैं। तो बताइए वैष्णवी जी, किमपि, हाँ बताइए। सर प्रणाम। हर हर महादेव। सर मेरा एक कंफ्यूजन है कि समस्कर्ता वाला एक जो आज जो टेस्ट लिए थे आप, उसमें था समस्कर्ता उसका, और इससे पहले भी एक एक्सरसाइज आप दिए थे बनाने के लिए, वो भी बनाए थे, तो उसमें भी एक क्वेश्चन था। तो हमने उसमें किया था कि सम धन स्कर्ता, और तब वहाँ पे जयदीप महोदय थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे ये नहीं होगा, समकर्ता होगा। उन्होंने उसे गलत बताया था, मतलब किसी वो बोले थे कि कोई सूत्र लगेगा जिससे कि 100 आगे जुड़ जाएगा। और फिर आज जब हमने वो टेस्ट में दिए तो हमने जयदीप जी की मतलब उनकी बात को मान के हम समकर्ता किए, लेकिन वो भी गलत हो गया। हाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा वो। तो दोनों में से सही कौन सा होगा? सम प्लस स्कर्ता, सुट करना है वहाँ। सम प्लस स्कर्ता, ठीक है। ठीक है, ठीक है गुरुजी प्रणाम। ऐसा कोई सूत्र नहीं है ना? ऐसा तो कोई सूत्र नहीं है ना कि सम और धन करता है तो फिर पहले सम का मौका रू, ऐसे रू होके फिर विसर्ग। हम ऐसा है ना, यदि सम और कर्ता करेंगे तो समासुटी सूत्र लगाएंगे कैसे? समासुटी तो क्या कहता है, सम के मकार को रू होता है, सुट परे रहते, सुट नहीं परे मिलेगा, वो स जो है सुट का ही तो स है। जी महोदय, लेकिन सुट आगम तो पहले करना पड़ेगा ना, फिर वो आएगा ना, ऐसा मेरे मन में था, इसलिए मैंने कहा था, क्षम्य था। हमें वो प्रक्रिया में पहले करना ही है, क्योंकि समासुटी की प्रवृत्ति के लिए। हाँ वो बात सही है, समासुटी की प्रवृत्ति के लिए, लेकिन पहले तो मूल तो सम और करता ही है ना, सुट आगम होने के बाद वो स जुड़ेगा और फिर समासुटी लगेगा, ऐसा नहीं है? ऐसा मेरा मानना था। पहले लाना ही पड़ेगा। हाँ लाना तो है ही, लेकिन वो मूल शब्द जो है वो पहले सम और कर्ता आएंगे, ये वो पोजीशन बनेगी कि जहां पर सुट आगम करना पड़ेगा। ऐसा आप सुनिए, समकर्ता में यह कंडीशन नहीं बन पाएगी ना समासुटी की प्रवृत्ति की। हाँ जी जी, वो मैं समझ गया, वो मैं समझ गया। और हम वहां जो पूछना चाहते हैं वो यही पूछना चाहते हैं कि समासुटी की प्रवृत्ति के योग्य स्थल कौन सा बनेगा।
जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू ऐसे थैंक तो यू। उससे पूर्व में यदि प्रक्रिया करें तो सम है, क्री है, णमुल है, वो सब नहीं करना है। जी 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 जी, हमें वह क्षम्यताम प्रवृत्ति योग्य स्थल बनाना है कि जहां समासुटी लग सकता है, बस उतना ही। संधि के स्तर का प्रश्न था ना वो, इसलिए। जी महोदय, क्षम्यताम। धन्यवाद। हाँ हाँ बताइए। हाँ जी प्रतिभा पांडे जी कहिए। जी प्रणाम गुरुजी। जी हर हर महादेव। जी गुरुजी, मैं ये कह रही हूँ कि अभी तो प्रश्न पत्र को डिस्कस करना उचित नहीं है, क्योंकि अभी बहुत से लोग दे रहे होंगे, शायद उसको अभी देना उन्हें करने में एक हम उसे कल नहीं तो परसों या अलग करेंगे, नहीं करेंगे, स्क्रीन पर ही करेंगे। जी बिल्कुल, हम कल पूछ लूंगी मैं या परसों। बिल्कुल बिल्कुल आप करें उसको, हम भी चाहते हैं कि करें। पिछली बार अच्छंदी वाले को हम ज्यादा कर नहीं पाए थे क्योंकि काफी लोग और लेट लेट तक देते रहे थे, पर इस बार हम निश्चित करेंगे, चिंता नहीं करें। जी जी जी, उसे बनाया ही इसीलिए गया है कि उसे डिस्कस किया जाए। गुरुजी एक और भी मेरा आपसे निवेदन है, ये जो आप बनाते हैं फॉर्म्स में, इसमें जो आंसर्स हैं वो आप जब सब लोग दे लें उसके बाद निकालें, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग जैसे एक आईडी से डालकर और फिर आंसर, मतलब हम लोग चूंकि टीचर हैं तो हमारे इधर भी छात्र ऐसे कर लेते हैं कि असाइनमेंट्स में पहले पिताजी के उससे कर लिया और फिर या एक फेक आईडी बना के कर लिया, जैसे ही उत्तर रिलीज होते हैं तो तुरंत फिर अपना असाइनमेंट वैसे करके जमा कर दिया। तो इस प्रकार से लोग कई बार करते हैं, तो उससे बचने के लिए वो जो आंसर हैं वो लेटर वाले उसमें आप सेटिंग्स में कर देंगे और फिर शाम को या अगले दिन आप रिलीज। जी बिल्कुल मैंने ऐसा सोचा था और इस बार किया भी था, लेकिन फिर बाद में सोचा कि कुछ लोगों के यहाँ नेटवर्क की समस्या होती है, सबमिट करने में कोई दिक्कत हुई इत्यादि, उस दृष्टि को हटाकर सोचा, फिर उसको मैंने हटा दिया कि चलो एक बार 2 बार 10 बार देने दो, ये कितने बार में 25 में से 25 लाते हैं ये भी चेक करने दो। मैंने सब इसलिए थोड़ा सा उसे रखा था, हम उसे अगली बार और चेंज कर देंगे। हमने इस जानबूझ करके इसको सरल रखा कि लोगों के पास चांस रहेंगे ज्यादा, उतना अच्छा। पर इसे करेंगे हम निश्चित, आगे चल के हम सोचे थे इस विषय में। बिल्कुल आपका बहुत सही है। हाँ, और सर एक और भी ऑप्शन होता है गुरुजी, वो कि ईमेल सारे उत्तर प्राप्त हो जाएं। तो जैसे मैं जब अपने उत्तर देख रही हूँ तो अब नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उसी समय मेरे पास व्यू स्कोर आया था। अच्छा, तो उस समय पर तो आया था, लेकिन उसके बाद अब वो मेरा मेल पर नहीं आया है। तो उसकी सेटिंग में एक और भी सेटिंग होती है कि आपको वो मेल पहुंच जाएगा आपके रिजल्ट का, तो आप कभी भी उसे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने कब कौन सी गलतियां की। से संबंध में बात करेंगे और ज्यादा टेक्नीशियन तो यही है, सूर्यकांत जी है ना हमारे पास। जी प्रणाम गुरु जी। जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। प्रदीप जी बताइए जल्दी से। जी गुरुजी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा गुरुजी, आपने इस लायक बनाया, यहाँ तक पहुंचाया हमें। हम तो कभी सोच ही नहीं सकते थे इतना सरल तरीके से हमने पढ़ा, और आगे भी हम बिना रूप रटे हुए इतना आगे कर पाएंगे, इसके लिए तो हम बहुत ही अपने सौभाग्यशाली मानते गुरुजी। इसलिए गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हृदय से। आप सभी को बहुत बहुत अनंत धन्यवाद, ये सब आप लोगों के कारण हुआ। मैं तो ये सोच रहा था जब पंतोला जी ने जोड़ा था, आज शायद पंतोला जी आजकल क्या है कि उनके यहाँ पर एग्जाम चल रहे हैं, उसमें थोड़ा व्यस्त हो गए हैं, वो संभवतः आज ग्रुप में नहीं होंगे। कि हम तो ये सोचे थे कि साधारण तरीके से कुछ लोग जुड़ेंगे, तो उनको ये व्हाइट बोर्ड है ना, इस पे ले करके सबको पढ़ा दिया करेंगे, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बहुत पर अच्छा मैंने देखा कि आप लोगों का यह जो प्रश्न करने का कौशल, समझने का आप लोगों का जो तरीका, इसी सब चीज से ये सब चीज आगे बढ़ी है। आप लोगों के अंदर हिम्मत को, जोश को देखते हुए मुझे जोश आया, तो तब ये हो पाया है। तो इसमें आप भी प्रमुख कारण है, ये मत समझिए, है ना। हाँ आप भी इसमें कारण है बिल्कुल। गुरुजी एक और प्रश्न है कि अभी आपने जो यम वैदिक मंत्र वो बताया था ना आपने, जो ध्येय मंत्र, उसके लास्ट वाला जो श्लोक है उसमें द्वितीय अंकता लिखा था, वो गांव में वैसा वाला वो क्या है गुरुजी? थोड़ा सा उधर ऊपर जो पाठांतर होता है ना, वो पाठांतर था, वो कि उसकी जगह ये वाला शब्द है, उसकी जगह ये वाला शब्द है, वो पाठांतर था। जी ठीक मतलब उस शब्द की जगह ये शब्द भी उच्चारण कर सकते हो। उसमें ऐसा लिखा था ना, लास्ट में दिया, और इसलिए मैं समझ नहीं पाया उसी। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप सभी लोगों को अनंत शुभकामनाएं। तो
आज हमने एक पड़ाव पूरा कर लिया। अब आप हमारी डायरी के कुछ पेज पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और उसके बाद अब हम कल आप लोगों के सम्मुख फिर उपस्थित रहेंगे। तो अब आप लोगों से विदा लेते हैं, ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः शुभरात्रि। गुरुजी। नमो नमः गुरुजी।